बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज बात करेंगे हम गंदम के फर्टिलाइजर प्लान यानी खाद के प्लान के मुताल्लिक। इसमें हम बेसिकली 5 खादों को डिस्कस करेंगे कि वो कितनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है और किस तरह हमने उसे तकसीम करना है। पहले बात कर लेते हैं ये कितनी रिक्वायरमेंट है। तो जो फास्फोरस है, अगर आप डीएपी की शक्ल में डाल रहे हैं तो वो तकरीबन 2 डीएपी तक रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है गंदम की फसल को। अगर हम बात कर लें पोटाश की, तो पोटाश अगर आप नाइट्रो पोटाश की शक्ल में डाल रहे हैं तो वो 10 से 12 किलो तक भी गुजारा हो जाता है। अच्छा, और अगर आप एसओपी की शक्ल में डाल रहे हैं तो फिर आपको कम आपको तकरीबन 15 से 20 किलो डालनी पड़ती है। 1 एकड़ की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, अभी मैं बात कर रहा हूं जो जरूरत है, ना कि हम कितनी डालते हैं। और इसके बाद जो बात आ गई आपकी यूरिया की, तो यूरिया तकरीबन 1 से 1.5 बोरी यूरिया की रिक्वायरमेंट जरूरत है। और जो बात आ गई चौथी खाद की, वो है आपकी बेसिक खाद सल्फर, जो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है हमारी जमीन में और बहुत ज्यादा अहम है डालनी। तो वो तकरीबन अगर आप 80% वाली डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी सोलेबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है, तो वो तकरीबन आप 3 से 4 किलो भी डाल सकते हैं। और अगर आप 60 या 70% वाली मार्केट से मिलती है वो डाल रहे हैं, तो वो तकरीबन आप 10 किलो भी डाल सकते हैं। और पांचवी खाद है आपकी जिंक, क्योंकि एक फोट वाली फसल है गंदम, यानी इसने फोट करनी होती है, टिलर्स बनाने होते हैं, तो इसमें जिंक भी बहुत ज्यादा जरूरी खाद है। तो ये तकरीबन आप 4 से 5 किलो डाल सकते हैं। अगर आपको 10% वाली मिल रही है तो इनफ है, गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो ये आगे कितनी जरूरत है। अब आगे तकसीम की। देखिए जिम्मेदार भाइयों, असल मसला तकसीम में है गंदम की फसल में, क्योंकि जो हम खाद है वो सही तरह तकसीम नहीं कर पाते, क्योंकि एक 5 महीने की फसल है, 5 से 6 महीने की फसल है गंदम। और इसमें जब खाद तकसीम सही नहीं होती तो उसमें मसला आता है, फिर आपकी जब जरूरत होती है तब वो खाद इनफ हो चुकी होती है, यानी उसकी लाइफ जमीन में खत्म हो चुकी होती है। जैसे हम बात कर ले डीएपी की, डीएपी ज्यादातर क्या होता है कि अगर हमने फर्ज किया 1 बोरी डालनी है तो हम सारी वो नीचे ही डाल देते हैं। यानी अब जो डीएपी की लाइफ है वो देखें, या जिंदगी है, वो जमीन में सिर्फ 60 से 70 दिन है। अब 60 से 70 दिन के बाद फास्फोरस जमीन में खत्म हो गई, या जितनी मिलनी थी मिल गई। लेकिन अब जब दाना बन रहा होता है, दाना तकरीबन चौथे महीने या 5वें महीने जाके बनता है, तो अब जब दाना बन रहा होता है तो तब वो फास्फोरस की जरूरत होती है फसल को, तब वो अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। तो फिर हमारी पैदावार कुछ कम आ जाती है। तो एक चीज तो आपने ये करनी है कि अगर आप फास्फोरस डालनी है 1 बोरी, तो कोशिश करें आधी या पौनी बोरी नीचे डालने, बाकी कुछ जो रह गई 10 से 20 किलो 30 किलो जितनी भी आप डालनी बाद में, वो आपने गोब से तकरीबन 1 महीना पहले डाल देनी है। एक तो चीज ये कर देनी है। अगर फर्ज किया आपने आपकी जो शकत है वो तकरीबन 2 बोरी डालने की है, तो फिर कोशिश करें 1 बोरी डीएपी नीचे डाल दें, और 1 बोरी जो डीएपी का खर्चा है वो आपने ऊपर करना है। गोब से तकरीबन 15 से 20 दिन पहले आपको यूरिया फास्फेट 1844 या 1744 के फार्मूले के साथ, डीपी 62 या मुख्तलिफ नाम के साथ मार्केट से मिल जाती है, वो आपने इसे फ्लड कर देनी है। उसका भी बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर डीएपी इतना अच्छा शानदार रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि एक सोलबल खाद नहीं है, इतनी जल्दी रेडली अवेलेबल नहीं होती। तो आपने वो अच्छा सोर्स है, इसका अच्छा अल्टरनेटिव है, यहाँ आप नाइट्रोफास भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फास्फोरस की तकसीम। अब आगे हम बात कर लेते हैं पोटाश की। पोटाश में आपने ये करना है कि बेसिकली ये पहली जो डोज है आपने वो तकरीबन 6 से 7 किलो की आपने देनी है, जब फसल 1.5 से 2 महीने की हो जाए, क्योंकि पोटाश एक पत्ते की खुराक है, पत्ते की नालियों में इसका बहुत ज्यादा करदार है। पोटाशियम पंप्स बहुत ज्यादा बनते हैं, जिससे आपकी खुराक की बहुत अच्छी तकसीम होती है पूरी फसल में। तो उसके लिए फिर आपका जो प्रोसेस है पौधे में, वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद शुरू होता है खुराक की तैयारी का। तो वो तब आपने डालनी है। और दूसरी जो डोज है आपने गोब से तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले डाल देनी है। तो ये 2 तकसीम होगी आपकी पोटाश की। इसमें भी कोशिश करें आप नाइट्रो पोटाश इस्तेमाल करें, क्योंकि नाइट्रो पोटाश एक नाइट्रोजन बेस्ड खाद है, और नाइट्रोजन बेस्ड खाद क्योंकि गैस बेस्ड खाद होती है और जल्दी अवेलेबल हो जाती है फसल में, बजाय कि आप एसओपी वगैरह डालें। तो ये कोशिश करें आपने नाइट्रो पोटाश डालनी है गंदम में। और जो तीसरी खाद है वो नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया आ गई। तो यूरिया को आपने 2 से 3 स्प्लिट में कर सकते हैं। अगर आप 1 बोरी यूरिया डालनी है तो आधी बोरी आप तकरीबन कह लें कि कुछ पहले पानी पे भी लगा सकते हैं जिंक के साथ। अब जो जिंक है आपने वो पहले पानी के में ही लगानी है, क्योंकि फोड़ का वक्त तभी शुरू हो जाता है पहले पानी से, तो तब आपने जिंक साथ यूरिया के आधे बैग के साथ लगा देनी है। तो आपने तब लगा देना है। और जो आधा बैग है वो आप गोब के वक्त पोटाश के साथ भी लगा सकते हैं, वो आप मैनेज कर लें, बाद में लगा लें। तो चौथी खाद की बात भी मैं करके हूँ जिंक की ऑलरेडी। अब जो पांचवी खाद है वो है आपकी सल्फर। अब जो सल्फर अगर तो आप डाल रहे हैं दानेदार, आपको 60 या 70% मिल जाता है मार्केट से,
तो वो आपने कोशिश करना है नीचे ही डालना है डीएपी के साथ ही, क्योंकि सल्फर भी एक लॉन्ग टर्म खाद है जो आहिस्ता आहिस्ता अवेलेबल होती है। अगर आप रॉक फार्म में ले रहे हैं जो नॉन सोलेबल होता है, तो फिर वो तो आपने नीचे ही डाल देना है। अगर आप डाल रहे हैं पाउडर बेस 80% वाला, तो वो तकरीबन आप पहले पानी पर भी डाल सकते हैं, उसके 2 स्प्लिट करना चाहे तो तभी बेहतर है, नहीं वरना वो एक में भी अपना काम कर जाता है। तो ये इस तरह आपने गंदम की खाद की बेहतरीन तकसीम कर देनी है अपनी फसल पर, और आप इससे अपनी गंदम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखिए जिम्मेदार भाई, खर्चा वही है जो आप पहले करते हैं ऑलरेडी, जितनी खाद आपने डालनी है बस उसको अच्छी तकसीम कर देनी है। जब तकसीम अच्छी कर देंगे अल्टीमेटली जारी तौर पे आपकी पैदावार आ जाएगी अच्छी। तो बाकी देखिए रेट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन पैदावार आपके हाथ में है, और पैदावार आप गंदम की फसल में अच्छी खुराक की तकसीम से ले सकते हैं। क्योंकि जो चावल की फसल या दूसरी फसलें हैं वो कम ड्यूरेशन वाली हैं, कम दुरानिये की फसलें हैं, उसमें एक दफा भी आपने खुराक डाल दी तो अपना काम कर जाती है। लेकिन इसमें आपने कम से कम 2 हिस्सों में तकसीम करना है अपनी खुराक को जितनी भी डालनी है, तो इससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।